भाई बहनों, अब हमारे साथ कार्यक्रम में है भुवनेश्वर टाक, कृषि अनुसंधान अधिकारी, पंत कृषि भवन जयपुर। और आज इनसे हम चर्चा करेंगे वर्ष भर हरा चारा कैसे उगाएं इस विषय पर। भुवनेश्वर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार आपको। और भुवनेश्वर जी, जैसे कि आज का विषय है वर्ष भर हरा चारा कैसे उगाएं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि किसान भाई बहनों के साथ हमेशा यह समस्या रहती है कि पूरे साल उनको हरा चारा मिल जाए, ये बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में यदि ऐसी कोई विधि है या ऐसा कोई तरीका है जिससे किसान भाई पूरे वर्ष भर हरा चारा उगा सकते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरे राजस्थान में जो किसान भाई हैं वो खेती के साथ साथ अपने पशुओं को भी पालते हैं। जैसे कई गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, और पश्चिमी राजस्थान में चले जाएं तो भेड़, बकरियां, ऊंट भी पालते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें किस प्रकार हरा चारा पूरे वर्ष भर प्राप्त हो, ये बहुत बड़ी समस्या है। हरा चारा पशुधन के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत फायदेमंद है। जिस प्रकार हम लोग अपने अपने खाने के अंदर दाल, चपाती वगैरह, फ्रूट्स वगैरह का शामिल करते हैं, वैसे ठीक उसी प्रकार पशुधन को उनके विकास के लिए, प्रजनन क्षमता के लिए और दूध उत्पादन की शुद्धता और गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए हरा चारा की महत्ता है। जी, अब बात करना चाहेंगे कि हरे चारे की कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको किसान भाई काम में ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रबी और खरीफ दो ही प्रकार के सीजन होते हैं जी। और राजस्थान में चूंकि खरीफ सीजन में जून जुलाई में बारिश होती है, तो ज्यादातर किसान खरीफ फसलों पर ही निर्भर रहता है। तो मुख्य फसलें हैं जो अपने चारे में जो प्रयोग में लाई जाती है, चाहे आप पूरे पश्चिमी राजस्थान में देख लें, दक्षिण राजस्थान में देख लें, तो ज्यादातर जहां पानी की वर्षा पर निर्भर है वहां बाजरा है, ज्वार है, मक्का है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी जहां सिंचाई के साधन संपन्न हैं, तो वहां आराम से कृषकों द्वारा वर्ष भर चारा लिया जा सकता है। उसके लिए नई नई चीजें आ गई है, जैसे नेपियर ग्रास है, सूडान ग्रास है। और रबी के अंदर आप लगाना चाहें तो आप बरसीम भी लगा सकते हैं, रिजका लगा सकते हैं, और जई, ये भी पशुधन द्वारा बड़े लगाव के साथ खाया जाता है। और अगर आप इनकी किस्म की बात कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि बाजरे में अगर आपको लेना है तो बाजरा चरी है, एल्स 72 है, K599, और ज्वार के अंदर चाहिए तो MP चरी, SSG 59-3, PC9। मक्के में आप आपको चाह रहे हैं तो अफ्रीकन टाल है। और बरसीम जो कि अपने इधर सीकर, चूरू, झुंझुनू में काफी लगाया जाता है रबी के अंदर। इसमें मस्कवी है, पूसा जॉइंट है, T780 है जी। और लूसर्न के लिए T9 है, T8 है। इस तरह से काफी अच्छी प्रचलित इनके प्रमाणित बीज भी उपलब्ध हैं। किसान चाहे तो आप जहाँ पे भी KVSS है या जो भी प्रमाणित भी निकटतम बीज विक्रय केंद्र है, वहां से आपको इनके बीज प्राप्त किए जा सकते हैं। जिलों का आपने नाम लिया, अभी कुछ विशेष जिलों का नाम लिया, तो हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि क्या इन फसलों को लेने के लिए कुछ विशेष प्रकार की भूमि की जरूरत होती है? हरा चारा पूरे राज्य में कहीं पे भी किसी भी प्रकार की ज्यादातर, लेकिन जो पसंदीदा है वो लोमी सॉइल है या दोमट सॉइल है, जिसकी pH कम होती है, 6-7 के आसपास होती है, जो न्यूट्रल सॉइल्स होती है। लेकिन कहीं कहीं खारी जमीन भी होती है जो क्षारीय है, तो वहाँ ज्यादातर किसान बाजरे के ऊपर जाना पसंद करते हैं। क्या इन फसलों के लिए, चारे की फसलों के लिए भी जिस प्रकार से अन्य फसलों के लिए खाद और उर्वरक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो क्या इनके लिए भी इतने महत्वपूर्ण होते हैं? हाँ। और है तो किस तरीके से? खाद और उर्वरक का प्रबंधन कृषकों द्वारा बिल्कुल किया जाना चाहिए, ताकि इनमें जो पौष्टिकता है और जो क्वालिटी है जो फसलों में, वो ज्यादा से ज्यादा सुधार हो सके। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि जब ज्यादातर कृषकों द्वारा यहाँ पे गोबर की या कंपोस्ट की खाद दी जाती है, जहाँ भी जिसको भी हरा चारा बोना है, वो साधारणतः 8 से 10 क्विंटल अच्छी सूखी गोबर की खाद को प्रयोग में ले सकता है। और ज्यादातर जो खरीफ में लगाते हैं, जैसे बाजरा, मक्का, उनमें नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा चाहिए नाइट्रोजन की, तो उसमें 60 किलो नाइट्रोजन लगाया जा सकता है। और नाइट्रोजन को भी लगाने से पहले आधी तो जुताई के समय और आधी उसको सोइंग करने के 30 दिन बाद प्रयोग में लाया जाए। फास्फोरस भी आपको 30 किलो ले सकते हैं। रबी के अंदर जो लेग्यूमिनस पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी, क्योंकि गांठों में नाइट्रोजन होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा हमको कम चाहिए। तो किसान भाई यहाँ पर आपको 20 से 30 किलो आपको प्रति हेक्टेयर उसको प्रयोग में ला सकता है नाइट्रोजन को। और फास्फोरस तो वही 100 किलोग्राम के लिए क्या 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस पर्याप्त है। जी, हरे चारे की बात करते हैं तो एक अजोला का नाम आता है, जिसको कहा जाता है कि हमेशा लिया जा सकता है, 12 महीने लिया जा सकता है। जी हाँ। और तकनीक की यदि बात करते हैं तो पिछले कुछ समय में एक तकनीकी नाम सुनने में आ रहा है, हाइड्रोफोनिक्स तकनीक। जी हाँ। तो अजोला का उत्पादन यदि हाइड्रोफोनिक्स तकनीक से किसान भाई करना चाहते हैं तो कैसे करें? बहुत ही
अच्छा सवाल किया है आपके द्वारा। एक्चुअली क्या है, राजस्थान में जितने भी कृषक वो पारंपरिक खेती करते चले आ रहे हैं, लेकिन आजकल जो नवयुग है, नवी किसान है, वो नवाचार को अपना रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के। उसी में एक हाइड्रोफोनिक्स एक टर्म है और अजोला है। अजोला एक प्रकार का वाटर प्लांट है या पानी का पौधा है, जिसमें आप अपने छोटी सी जगह में आप लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए ज्यादा कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप एक छोटा सा गड्ढा या 20 बाय 3 का एक पौंड बनाना पड़ता है, 3-4 पौंड बना लीजिए और अजोला सीड मिलता है बाजार में जाकर के। 1 किलो प्रति बेड काफी होता है एक बेड में, और बेड की साइज आती है 20 बाय 3 का आप रख लें, 20 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा, ताकि दोनों तरफ से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। उसमें आप है ना 4 इंची पानी को स्टैंड कर दें, और उस पानी के अंदर आप थोड़ा सा गोबर की खाद या मिट्टी और एसएसपी डाल दें, ताकि वो अजोला प्लांट्स है उसको आराम से उग जाते हैं। और अजोला प्लांट्स अगर आप उसमें एक सीड पर बेड डालते हैं तो 40 से 50 दिन के अंदर वो अजोला जो प्लांट्स है वो डेवलप हो जाते हैं। और अजोला पशुओं को सूखे चारे के साथ 2 किलो प्रति जानवर के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं, और अजोला आराम से किसानों को जानवरों द्वारा खा लिया जाता है। और इसमें दूध की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और सेहत में भी इम्प्रूव होता है जी। और दूसरा आपने बोला हाइड्रोफोनिक्स। आजकल हाइड्रोफोनिक्स वो होता है जो जमीन में नहीं लगाया जाता और उसको सिंपल पानी के अंदर लगाया जाता है। आजकल आपने कई बार देखा होगा छोटे छोटे वो ग्रीन शेड्स बनते हैं या शेड नेट्स बन रहे हैं, उसमें रैक्स लगा करके ट्रे आती है बाजार में, उस ट्रे में पौधों को पानी के अंदर उगाया जा सकता है। और जैसे मक्का लगा लीजिए, ज्यादातर अधिकतर जो है वो मक्का लगाई जाती है जो जानवरों को द्वारा खाई जाती है, और ये आराम से 30-40 दिन में तैयार हो जाती है। जानवरों को इसको भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और इसमें फास्फोरस की प्रोटीन रिच होती है, जो आगे जाकर के जानवरों के सेहत में और दूध की फैट परसेंटेज में बढ़ोतरी करती है। कुछ नाम और सुनने में आते हैं, जैसे कि हे है, साइलेज है, तो ये क्या है और किस तरीके से बनाए जाते हैं? ये हे और साइलेज एक तकनीक है जिसमें आप हरे चारे को संरक्षित कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसा कि आप वेस्टर्न राजस्थान में जाएं, वहां बारिश की इतनी संसाधन नहीं है, न वर्ष भर पानी मिल पाता है, तो उस स्थिति में आपको हे और साइलेज टेक्नोलॉजी अपना करके हरे चारे को वर्ष भर प्राप्त कर सकते हैं। साइलेज के अंदर क्या होता है, जैसे मक्का होता है जिसके तने मोटे होते हैं, ऐसे फसलों का चयन किया जाता है और उनको गड्ढा खोद करके फसल को सुरक्षित कर दिया जाता है एनोरोबिक कंडीशन में, यानी कि उसमें हवा बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, और वो हरा चारा आपको सुरक्षित हो जाता है और वर्ष भर चल सकता है। एक गड्ढे को अगर जब खोद करके लगाते हैं तो कम से कम उसको फर्मेंटेशन होने के बाद 50 से 60 दिन बाद वो आपको पशुओं को खिलाने लायक हो जाता है। ये तो एनोरोबिक कंडीशन में, यानी कि हवा रहित वातावरण हो गया। और हे इसका जस्ट अपोजिट है, विपरीत है। इसमें जैसे सॉफ्ट पौधे होते हैं, जैसे बरसीम है, रिजका है, इनको सूखे वाले मौसम में या सूखी स्थिति में के अंदर सुखाया जाता है, और वो सुखा करके फिर जानवरों को आराम से खिलाया जाता है, सूखे दाने के साथ या कड़बी के साथ आप खिला सकते हैं जी। यदि हरे चारे की हम बात करते हैं तो ये मानते ही हैं कि पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हरा चारा बहुत महत्वपूर्ण है, उत्पादन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई और भी फायदे हैं हरे चारे के किसान भाई बहनों के लिए? जी हाँ, हरे चारे के तो काफी फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप उसको जिस तरह से जितने जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, जैसे फास्फोरस है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, ये सब आपको आराम से रेडी अवेलेबल कंडीशंस में होते हैं, और हरे चारे को आप खिला सकते हैं। हरे चारे खिलाने के लिए आराम से 15 से 20 किलो प्रति जानवर आराम से खा लिया जाता है, और इस तरह और एक दिन में कम से कम 3 या 4 बार खिलाएं तो ये खा लेता है, और उसके सीधा सीधा असर पड़ता है उसकी सेहत पे। आपने कई बार सुना होगा कि पशु को कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज हो गई, तो वो वाली समस्या भी नहीं रहती। और हरे चारे में मॉइस्चर परसेंट यानी पानी की मात्रा ज्यादा होती है, 60 से 70% होती है। तो उस ऐसी स्थिति में अगर उसको खिलाते हैं तो जानवरों को पानी की भी कम आवश्यकता होती है, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री के तौर पे आपको ये ग्रीन फॉडर उसको या काम में ले लेता है जी। यह एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक महत्वपूर्ण चीज है कि कई बार आपने सुना होगा कि किसानों ने जानवर हरा चारा खिलाया और जानवर मर गया। ये खासतौर से सोरगम वाले केस में होता है। सोरगम में एक ऐसा पौधा है जिसको आप लगाते हैं और लगाने के बाद आप उसको काट लेते हैं या फ्लावरिंग से पहले जी, तो उसमें एक केमिकल होता है HCN, अच्छा, जिसको बोलते हैं साइनोग्लूकोसाइड, जो पॉइजनस होता है, और उसको काट करके अगर खिला देते हैं या जानवर को स्वास्थ्य पे विपरीत असर पड़ता है, और कई बार क्या ज्यादातर जानवर मर ही जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कृषकों को एक सलाह है
कि जब भी आप सोरगम चारे के रूप में लगाएं तो उसकी जो प्रथम कटाई है वो 60 दिन के बाद में जब फ्लोरिंग आ जाए उसके बाद करें। अन्य फसलों में जैसे बाजरा है, मक्का है, ये आप फ्लोरिंग से पहले भी काट सकते हैं, 40-50 दिन पर जानवरों क्लास कर सकते हैं। लेकिन सोरगम एक ऐसा अपवाद है इसके अंदर आपको HCN को लेवल को कम करने के लिए आपको फ्लोरिंग वेट पुष्पावस्था की स्थिति का इंतजार करना पड़ेगा। और जब पूरी खेत में 50% या अधिक फ्लोरिंग अवस्था आ जाए उसके बाद काट कर प्रथम कटाई करने के बाद में उसको जानवरों को खिलाएं। उससे क्या होगा कि HCN जो है, साइनाइड की मात्रा है जो है उसमें कम हो जाती है और प्रोटीन की परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाती है, फिर वो जानवर के हानिकारक नहीं रहेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। आप उसकी मतलब यही सोरगम एक ऐसी फसल है जिसकी कटाई आप पुष्पावस्था के बाद करनी चाहिए, वो भी फिर 50% फ्लोरिंग आने के बाद। बाकी आप आराम से आप जो भी ग्रीन फसल है आपको 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन जैसे जैसे आपको आवश्यकता में महसूस होए वैसे वैसे काट करके, जैसे बरसीम और रिजका है, मक्का है, बाजरा है, या आप अपने जानवरों को खिला सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी टाक साहब आप पहुंचा रहे हैं हमारे भाई बहनों तक। वर्ष भर हरा चारा कैसे उगाएं, जैसे अभी आपने बरसिंग का नाम लिया, मक्का का नाम लिया, बाजरे का नाम लिया, सभी फसलें किसान भाई इसका उपयोग करते हैं। लेकिन यदि हम अपने राज्य की बात करें तो हमारा राज्य अधिकतर देखा जाए तो शुष्क प्रदेश की श्रेणी में आता है। जी हाँ। तो आप कौन सी फसल के लिए कहना चाहेंगे कि भाई हम कम पानी में हमारे इसका अधिक उत्पादन ले सकते हैं और हमारे किसान भाई बहनों के लिए अच्छा चारा रहता है? इसके लिए एक ही सुझाव है कि आप बाजरे को, जैसे पश्चिमी राजस्थान है वहाँ बाजरा चरी जो है उसको बहुत अधिक मात्रा में लगाते हैं, और जहाँ इधर आप इधर आ जाते हैं सीकर से झुंझुनू की तरफ तो वहाँ थोड़ा पानी की व्यवस्था है, तो वहाँ उन किसान भाई रबी में रिजके के लिए ऊपर या लूसन के ऊपर जाते हैं। कोटा झालावाड़ की तरफ या बूंदी की तरफ जाते हैं तो वहाँ किसान रबी के अंदर बरसीम को लगाना पसंद करता है, क्योंकि वो जानवर ज्यादा पसंद करते हैं उसको जी। और पानी चूंकि आपके पानी कम है तो आप बाजरा के और मक्के के लिए जा सकते हैं। उदयपुर वगैरह बेल्ट में अगर आप जाते हैं, उदयपुर, सुरई वगैरह, तो वहाँ मक्का तो एक ऐसी फसल है जो आप 12 महीने लगा सकते हैं। लेकिन किसी भी क्षेत्र में लिया जा सकता है मक्का तो पूरे राजस्थान में, लेकिन जहाँ 12 महीने आप लेना है तो जैसे उदयपुर बेल्ट वाले 12 महीने लगती है मक्का। भुवनेश्वर टाक, कृषि अनुसंधान अधिकारी, पंत कृषि भवन, जयपुर, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में पधारे और भाई बहनों को वर्ष भर हरा चारा कैसे उगाएं इस विषय पर जो विस्तृत जानकारी आपने उपलब्ध करवाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।